हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरी स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ये पर्टिकुलर सेशन आपके यूजीसी नेट एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन। एवरी स्टडी क्लासेस के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवरी स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन दी ऐप। सो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, which entrepreneurs can be included in classification based on the socio-cultural background from the following। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से टाइप्स ऑफ entrepreneurs हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू द socio-cultural background जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर्स, देन वी हैव फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स। तो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमारे पास आएगा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। राइट तो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर्स, डेमोग्राफिक्स और जो फैमिली हिस्ट्री है वो एक पर्टिकुलर पर्सन का जो एंटरप्रेन्योर बनने की प्रोसेस है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो बिना किसी फैमिली बिजनेस हिस्ट्री के एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है। एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन जेंडर एंड सोशल डेमोग्राफिक्स। राइट इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is, an entrepreneur who starts and runs a number of businesses simultaneously is known as। तो ऐसा entrepreneur जो simultaneous businesses को एक साथ रन कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शंस हैं हमारे पास: सीरियल entrepreneur, maturity entrepreneur, experienced entrepreneur and portfolio entrepreneur। राइट तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी पोर्टफोलियो entrepreneur। राइट पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो बहुत सारे बिजनेसेस को स्टार्ट करता है, उनको ओन भी करता है एंड एट द सेम टाइम उनको मैनेज भी करता है। उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर का जो स्टेक है वो सभी कंपनीज में रहता है। इस तरह के एंटरप्रेन्योर को कहा जाता है पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर हु इज मैनेजिंग मल्टीपल बिजनेसेस साइमल्टेनियसली। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो लिस्ट यहाँ पर दी हुई हैं। लिस्ट वन में हमारे पास कुछ टर्म्स हैं और उन्हें हमें लिस्ट टू के साथ यहाँ पर मैच करना है। लिस्ट वन में यहाँ पर दिया हुआ है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज एंड इनोवेटर, और हमें इनको मैच करना है प्रोसेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोड्यूस न्यू इंक्यूबेशन के साथ। राइट तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है तो हम ए के साथ यहाँ पर मैच करेंगे टू को। राइट एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप एक हमारी प्रोसेस है तो हम टू बी को मैच करेंगे यहाँ पर वन के साथ। राइट इसके अलावा एंटरप्राइज की अगर हम बात करें, एंटरप्राइज को हम एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। राइट और इनोवेटर एक ऐसा पर्सन जो इंट्रोड्यूस करता है नए कॉम्बिनेशंस को, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, न्यू मेथड्स को मार्केट में लेकर के आता है, उसको हम कहते हैं इनोवेटर्स। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमने मैच किया है ए के साथ टू को, बी के साथ वन, सी के साथ थ्री एंड डी के साथ फोर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट वन में बोला गया है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स रेडिली अडॉप्ट इनोवेशंस। राइट और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स रेजिस्ट चेंज इवन एट द कॉस्ट ऑफ लॉसेस। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें बोला गया है कि जो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रेडिली इनोवेशंस को अडॉप्ट करते हैं, जो कि स्टेटमेंट हमारी गलत है। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो काफी कॉशियस होते हैं और इनोवेशंस को तभी अडॉप्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब काम नहीं बनने वाला है। और ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये चेंज को रेजिस्ट करते हैं, इवन इनको लॉस भी हो जाए उसके बावजूद भी ये चेंज को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो हमारी जो स्टेटमेंट टू है वो करेक्ट हो जाएगी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, entrepreneurs who इमिटेट सक्सेसफुल इनोवेशंस आर कॉल्ड। सो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो ऑलरेडी सक्सेसफुल इनोवेशंस हैं उनको इमिटेट करते हैं, यानी कि उनको अडेप्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस में हमारे पास है फेवियन एंटरप्रेन्योर्स, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स एंड टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इमिटेट के साथ आप मैच कर सकते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स को। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो एग्जिस्टिंग जो इनोवेशंस हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। राइट सो राइट आंसर will be option number C.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड। तो हमें बताना है कि जो वर्ड एंटरप्रेन्योर हम यूज करते हैं ये किस फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास एंटरप्राइज, एंटरप्रेडरे, एंटरप्रेन्योरियल या फिर एंटरप्राइजर। तो फ्रेंच वर्ड है हमारे पास यहाँ पर एंटरप्रेडरे, राइट, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, विच मीन्स टू अंडरटेक मीन्स टू स्टार्ट ए पर्टिकुलर बिजनेस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटरप्रेडरे, राइट। इस वर्ड से जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है उसको डिराइव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट वन में यहाँ पर मेंशन है कंप्यूटर कंसिडर एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस इनोवेटर्स, और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर इनोवेशन डिस्टर्ब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो देखिए जो जोसेफ्स कंप्यूटर थे इन्होंने कहा था कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इनोवेटर्स होते हैं, वो नए आइडियाज को, नए मेथड्स को मार्केट में लेकर के आते हैं, राइट। उन्होंने ये भी कहा जो इनोवेशन है वो डिस्टर्ब करती है एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को और एक नई इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो लेकर के आती है, राइट। सो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे करेक्ट हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इनोवेशन के ऊपर काफी फोकस किया था जोसेफ्स कंप्यूटर ने, ये भी आपने यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो लिस्ट हैं, राइट। एक में हमारे पास टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर दिए हुए हैं, इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, फैबियन एंड ड्रोन, जो कि क्लैरेंस डेनहॉफ की क्लासिफिकेशन है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं लिस्ट टू में, जिनके साथ हमें उन्हें मैच करना है, राइट। तो यहाँ पर वन बाय वन हम लिस्ट टू से स्टार्ट करेंगे पढ़ना और मैच करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए बोला जा रहा है रिफ्यूज टू अडॉप्ट चेंजेस। तो ऐसा कौन सा एंटरप्रेन्योर है जो बिल्कुल मना कर देता है कि मुझे किसी भी तरह का कोई चेंज अडॉप्ट नहीं करना है, उसे कहा जाता है फेवियन एंटरप्रेन्योर। आगे बोला जा रहा है इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड मेथड्स। तो ऐसा एंटरप्रेन्योर जो मार्केट में नए मेथड्स, नए प्रोडक्ट्स को लेकर के आता है, उसे इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है अडॉप्ट सक्सेसफुल इनोवेशंस ऑफ अदर्स। जो दूसरों की सक्सेसफुल इनोवेशंस को अडॉप्ट करता है उसको इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। और उसके बाद है हमारे पास अडॉप्ट चेंजेस वेरी कॉशियसली। तो जो ऐसा एंटरप्रेन्योर जो चेंजेस को बहुत ही कॉशियसली अडॉप्ट करता है उसे फेवियन एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 4 एंड डी के साथ 1। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनोवेशन अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनोवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बात करी है, राइट। तो उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सी इनोवेशन की बात जोसेफ कंप्यूटर ने नहीं करी है। ऑप्शंस में हमारे पास दिया हुआ है ओपनिंग न्यू मार्केट्स, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, या फिर रिडक्शन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो देखिए इस कंप्यूटर ने कहा था कि इनोवेशन में क्या क्या आ सकता है, या तो आप नया मार्केट ढूंढिए, नया प्रोडक्शन मेथड अडॉप्ट करिए, आप इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन करिए, राइट। लेकिन रिडक्शन इन पॉपुलेशन ग्रोथ ये एक इनोवेशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एक्स एफिशिएंसी। सो एक्स एफिशिएंसी का जो कंसेप्ट है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस में हमारे पास है नाइट, हैगन, हार्वे लिविंगस्टन, राइट, या फिर कोचरन, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो होगा लिविंगस्टन, राइट, हार्वे लिविंगस्टन। इन्होंने एक्स एफिशिएंसी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। जिसका मतलब है जो ये जो कंसेप्ट है ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड विद इन ए फर्म। एक पर्टिकुलर जो फर्म है वो कितना बेहतर तरीके से जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज कर सकती है विद इन द फर्म, उसको एक्स एफिशिएंसी इन्होंने बोला था। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is which theory considers entrepreneurial supply dependent on social, political and economic structure। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी entrepreneurial theory है जो बात करती है कि जो entrepreneurial supply है, यानी कि कितने entrepreneurs जो है वो आपकी कंट्री में बनेंगे, वो डिपेंड करती है आपके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए दिया हुआ है कॉन्कल्स थ्योरी, वेबर्स थ्योरी, हेगन थ्योरी, या फिर कैसन्स थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंकल्स थ्योरी। कुंकल्स की जो थ्योरी है ये बताती है कि जो एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई है वो डिपेंड करेगी कि आपकी जो कंट्री है उसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, वो क्या वो फेवरेबल है टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप और नॉट। सो राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन्टरप्रेन्योरियल जूडो मेनली हेल्प्स इन। सो ऑन्टरप्रेन्योरियल जूडो किस में हेल्प करती है ये हमें बताना है। ऑन्टरप्रेन्योरियल जूडो एक स्ट्रेटजी होती है, तो ये किस में हेल्प करेगी। लार्ज मोनोपोलीज, firms with limited resources compete with market leaders, government organizations only, या फिर firms avoid innovation। सो entrepreneurial judo एक स्ट्रेटजी है जिसमें जो स्मॉल फर्म्स होती हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन को यूज करती हैं टू compete सक्सेसफुली अगेंस्ट द लार्ज मार्केट लीडर्स। तुम्हारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्म्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज compete with market leaders। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंट्राप्रेन्योरशिप। सो इंट्राप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, राइट। इन स्टेटमेंट्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए बोला जा रहा है इंट्राप्रेन्योर्स ऑपरेट विद इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस। सेकंड में बोला जा रहा है इंट्राप्रेन्योर्स यूजुअली लैक एक्सेस टू कंपनी रिसोर्सेज। थर्ड में है हमारे पास इंट्राप्रेन्योरियल प्रोसेस इंक्लूड्स आइडिया जनरेशन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉडिफिकेशन, राइट। तो देखिए यहाँ पर इंटरप्रेन्योर ऑपरेट विद इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। जनरली जो हमारा इंटरप्रेन्योर है यूजुअली लैक एक्सेस टू कंपनी रिसोर्सेज, देखिए ऐसा नहीं है, राइट। जो इंटरप्रेन्योर होता है उसके पास कंपनी के रिसोर्सेज का एक्सेस होता है, ये गलत बात है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कि इंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस इंक्लूड आइडिया जनरेशन, इसमें है, डेवलपमेंट है, इंप्लीमेंटेशन है, मॉडिफिकेशन है, तो ये सारी चीजें हैं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर एंड नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, राइट। और दूसरी तरफ हमारे पास लिस्ट टू में इनके फीचर्स हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कौन होता है। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो एक मिडलमैन के रूप में एक्ट करता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, राइट। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, वो एक मिडल मैन है, वो एक लिंक है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से गुड्स को ले रहा है, वो फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर जो है वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश्ड गुड्स में, राइट। यानी कि आप रॉ मटेरियल लोगे और उनसे फिनिश्ड गुड्स बनाओगे। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड्स को यूज कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर है जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज में काम कर रहा है। तो डी के साथ हम मैच करेंगे 3 को। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास अगेन यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है पुल फैक्टर वुमेन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेसेस फॉर इंडिपेंडेंस एंड चैलेंज। तो बोला जा रहा है कि जो पुल फैक्टर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बिजनेसेस को स्टार्ट करती हैं इंडिपेंडेंस और चैलेंज के लिए। और पुश फैक्टर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो जनरली बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल नेसेसिटी। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल हमारे करेक्ट हैं। वो टाइप्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुल फैक्टर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वो होंगी जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनके पास कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है टू बी द एंटरप्रेन्योर। तो वहां पर इंडिपेंडेंस और चैलेंज के लिए दे गो फॉर एंटरप्रेन्योर्स। पुश फैक्टर्स में कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको पुश करते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाइए, क्योंकि आपकी कंडीशंस ठीक नहीं है और आप फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो वो होंगे हमारे पुश फैक्टर्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। हमें इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कौन सी करेक्ट है। पहले यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है इंक्रीमेंटल इनोवेशन इंप्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है रेडिकल इनोवेशन क्रिएट्स रेवोल्यूशनरी चेंजेस। एंड थर्ड में बोला जा रहा है डिसरप्टिव इनोवेशन इनिशियली में अपीयर इंफीरियर टू एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, राइट। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन है, बेसिकली इंक्रीमेंटल इनोवेशन वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं और प्रोसेसेस हैं उनको इंप्रूव करती है। रेडिकल इनोवेशन रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर के आती है। और डिसरप्टिव इनोवेशन जो है इनिशियली आपको इन्फीरियर लग सकती है लेकिन बाद में वो ट्रांसफॉर्म कर देती है मार्केट्स को, राइट। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डिसरप्टिव इनोवेशन। तो डिसरप्टिव इनोवेशन का फीचर कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस में हमारे पास दिया हुआ है यूजेस न्यू टेक्नोलॉजी, बी में है मे इनिशियली हैव फ्यूअर फीचर्स, सी इज ऑलवेज लो कॉस्ट एंड सुपीरियर इनिशियली, एंड डी इज कैन डिसरप्ट एग्जिस्टिंग मार्केट्स। राइट, सो डिसरप्टिव इनोवेशन का कौन सा फीचर नहीं है ये हमें बताना है। तो उसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जी हाँ होता है। इनिशियली आपको फ्यूअर फीचर्स लग सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एग्जिस्टिंग मार्केट को डिसरप्ट करती है, ये भी सही बात है। हमेशा लो कॉस्ट होगी, ये यहाँ पर सही बात नहीं है। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है री यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इन ए कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड। सो अगर आप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को एक कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट में लेकर के जा रहे हो, वहां पर उसका यूज कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इज इट रेडिकल इनोवेशन, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन, या फिर सोशल इनोवेशन? तो देखिए, जो टेक्नोलॉजी है वो कोई नई टेक्नोलॉजी हम लेकर के नहीं आ रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ ही काम कर रहे हैं और उसको हम रीयूज कर रहे हैं इन कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट। तो इस तरह की इनोवेशन को कहा जाता है आर्किटेक्चरल इनोवेशन, जिसमें हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स का यूज करते हैं नए तरीके से या फिर डिफरेंट मार्केट्स में। सो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्किटेक्चरल इनोवेशन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के यहाँ पर जो टाइप्स हैं वो दिए हुए हैं। लिस्ट 1 में हमारे पास टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसके बाद में हमारे पास लिस्ट 2 में उनके फीचर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर मैच करने की कोशिश करें तो देखिए, सबसे पहले एफिलुएंट एंटरप्रेन्योर्स। एफिलुएंट एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होती हैं जो रिच बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करती हैं। राइट, एफिलुएंट एंटरप्रेन्योर्स यानी कि उनके पास ऑलरेडी एक बिजनेस बैकग्राउंड है। राइट, ऑलरेडी वो रिच फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए काफी इजी है बिजनेस में एंटर होना, तो हम बोलते हैं एफिलुएंट एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद हमारे पास है पुल फैक्टर एंटरप्रेन्योर्स। पुल फैक्टर एंटरप्रेन्योर्स वो विमेन होती हैं बेसिकली जो फोकस करती हैं इंडिपेंडेंस और चैलेंज के ऊपर, जो बिजनेस को स्टार्ट करेंगी बिकॉज दे आर सीकिंग इंडिपेंडेंस एंड चैलेंज। पुश फैक्टर एंटरप्रेन्योर्स वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं बेसिकली जो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे क्योंकि उनके पास जो है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, उनको पैसा कमाना है, उनकी फैमिली में फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, वो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं। और उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स। राइट, जो स्मॉल एक्टिविटीज टाइनी सेल्फ सपोर्टिंग एंटरप्राइजेस को रन करती हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 1 एंड डी के साथ 4। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 में यहाँ पर बोला जा रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर फ्लेक्सिबल देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और स्टेटमेंट 2 है एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूजुअली हैव शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड देन लार्जर फर्म्स। तो देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रू क्यों हैं? क्योंकि स्टेटमेंट 1 में देखिए बोला जा रहा है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। जी हाँ, होती हैं, क्योंकि उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लार्ज इंडस्ट्री जितनी नहीं होती है, और उनका जो जेस्टेशन पीरियड है वो जनरली शॉर्टर होता है देन लार्जर फर्म। ये भी बिल्कुल सही बात है। राइट, दे also generally require less time to start operation resulting in shorter gestation period than larger firms. So right answer हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NIESBUD। तो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला देखिए, बोला गया है कि इट प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। राइट, सेकंड में बोला जा रहा है इट ऑपरेट्स फ्रॉम नोएडा उत्तर प्रदेश, एंड थर्ड इज इट बिकम फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट फ्रॉम 2007-8। राइट, तो अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है थ्रू ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। नोएडा उत्तर प्रदेश में ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है और फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट है फ्रॉम 2007-8। सो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट वाज पास्ड इन। तो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट कब पास हुआ था? डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास 1948, 1951, 1956 या फिर 1964। सो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 1951। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो एक्ट है ये 1951 में जो है वो पास हुआ था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 है हमारे पास SIDC यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और स्टेटमेंट 2 है SIDC आल्सो डेवलप इंडस्ट्रियल एस्टेट एंड ग्रोथ सेंटर्स। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर काफी सिंपल हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट भी होंगी, क्योंकि जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैं वो एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को रन करती हैं, ये इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को भी डेवलप करती हैं और ग्रोथ सेंटर्स को भी डेवलप करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर हायरिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय MSMEs। तो जो हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, ये कौन सी मेजर हायरिंग प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस में हमारे पास दिया हुआ है एक्सेसिव एप्लीकेशंस फ्रॉम स्किल्ड कैंडिडेट्स, बी इज लैक ऑफ नेम रिकॉग्निशन एंड लिमिटेड सैलरी कैपेसिटी, सी इज सरप्लस मैनेजरियल टैलेंट एंड डी इज टू मैनी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए जो मेजर हायरिंग प्रॉब्लम MSMEs फेस करती हैं दैट इज लैक ऑफ नेम रिकॉग्निशन एंड लिमिटेड सैलरी कैपेसिटी। MSMEs के पास जो सैलरी कैपेसिटी है वो काफ़ी लिमिटेड होती है एज कम्पेयर टू MNCs, और नेम रिकॉग्निशन उतना नहीं होता है, तो जो कैंडिडेट्स हैं वो उतना प्रेफर नहीं करते हैं MSMEs को। सो राइट आंसर हमारे यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग MSME मैनेजमेंट चैलेंजेस। अब किस तरह के मैनेजमेंट चैलेंजेस जो हैं वो MSMEs फेस करती हैं। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर पुअर मैनेजमेंट स्किल्स अफेक्ट बिजनेस एक्सपेंशन, सेकेंड इज entrepreneurs often underestimate effective management, थर्ड इज मैनेजिंग सप्लाई चेन्स एंड वर्कफोर्स बिकम्स डिफिकल्ट ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो ये तीनों चैलेंजेस, तीनों मैनेजमेंट चैलेंजेस जो हैं वो फेस किए जाते हैं बाय द MSMEs। पुअर मैनेजमेंट स्किल्स कई बार होती हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट को अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है, राइट, और सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज और वर्कफोर्स को मैनेज करना इतना आसान MSMEs के लिए नहीं हो पाता है। तो ये तीनों तरह के जो चैलेंजेस हैं वो MSMEs फेस करते हैं, और ये सारे ही हमारे मैनेजमेंट चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिकॉर्न इज एन अनलिस्टेड स्टार्टअप वैल्यूड एट। तो आपने बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये टर्म यहाँ पर सुनी होगी यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न जो है वो एक स्टार्टअप होता है जो कि लिस्टेड नहीं है, अभी अनलिस्टेड है, पब्लिक नहीं हुआ है, तो उसकी कितनी वैल्यू एक स्टार्टअप की हो कि हम उसको यूनिकॉर्न बोल सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास US $10 million, US $100 million, US $1,000 million और US $10,000 million। तो अगर किसी स्टार्टअप की जो वैल्यू है वो $1 बिलियन हो जाती है, यानी कि $1,000 million, तो उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज Z स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ MSMEs एंड सर्टिफिकेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग। तो Z का मतलब क्या है? Z एक तरह की सर्टिफिकेशन होती है जो MSMEs को प्रोवाइड करी जाती है, राइट। तो Z सर्टिफिकेशन क्या होती है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन में है हमारे पास जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जीरो डिलेज जीरो इफेक्ट, या फिर जीरो इफेक्टिवनेस जीरो डिफेक्टिवनेस। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, zero defect zero effect. So Z stands for zero defect and zero effect. It aims at producing high quality products with zero defects and minimal environmental impact. तो ये सर्टिफिकेशन MSMEs को प्रोवाइड करी जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is which of the following statements does not explain the difference between entrepreneurship and management। तो हमारे पास यहाँ पर entrepreneurship और management के difference से related कुछ statements दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सा difference नहीं है between the entrepreneurship and management। First statement है यहाँ पर entrepreneurs find the business, managers run it। Second is entrepreneurs own their businesses, managers manage employees. C is entrepreneurs earn a profit and managers get a salary. And D is entrepreneurship is a one-time job and management is a ongoing process। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों? क्योंकि entrepreneurship एक वन टाइम जॉब नहीं है। जो entrepreneurs हैं वो भी कंटिन्यूसली इनोवेट करते हैं, वो बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, इसलिए डी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं होगी। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिफरेंस है, करेक्ट डिफरेंस है बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। सो राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी। Next question is which of the following type of entrepreneurs
are also known as pure entrepreneurs because of their desire for self fulfillment। तो किस तरह के entrepreneurs को हम pure entrepreneur भी बोलते हैं, क्योंकि उनका एक desire होता है, they want self fulfillment from running the business। ऑप्शन है हमारे पास spontaneous entrepreneurs, टेक्निकल entrepreneurs, बिजनेस entrepreneurs या फिर प्रोफेशनल entrepreneurs। तो इस तरह के entrepreneurs को हम spontaneous entrepreneurs बोलते हैं। इनको pure entrepreneurs भी बोला जाता है बिकॉज दे स्टार्ट businesses mainly for self fulfillment, independence and personal achievement। So right answer हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव बीन गिवन टाइप्स ऑफ इनोवेशन। लिस्ट वन में हमारे पास टाइप्स ऑफ इनोवेशन है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन एंड रेडिकल इनोवेशन। और लिस्ट टू में इनके फीचर्स दिए हुए हैं, हमें इनको यहाँ पर मैच करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होती है? इंक्रीमेंटल इनोवेशन होती है स्मॉल इंप्रूवमेंट्स इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें जब हम स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो उसको इंक्रीमेंटल इनोवेशन बोला जाता है। सेकंड हमारी आती है डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन जो है वो इनिशियली इन्फीरियर होती है बट मार्केट चेंजिंग टेक्नोलॉजी होती है। इनिशियली ये आपको इन्फीरियर साउंड करती है लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मार्केट को चेंज कर देती है, उसको हम डिसरप्टिव इनोवेशन बोलते हैं। इसके बाद है हमारे पास आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आर्किटेक्चरल इनोवेशन का मतलब है जहां पर जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम नए मार्केट्स में लेकर के जाते हैं। और जो रेडिकल इनोवेशन होती है एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होती है जो हर एग्जिस्टिंग मार्केट्स को बदल के रख देती है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपकी प्रिपरेशन में इस पर्टिकुलर सेशन ने काफी हेल्प करी होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।